हमारा कहाँ तक हो गया था, कैश डिस्काउंट तक हो गया था। हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जिसमें हमने बात की थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टर्म्स यूज की जाती हैं उसके अंदर, वो हमने बात की थी। ठीक है, जी सर। कैश डिस्काउंट तक लास्ट क्लास में आप सभी को समझ आ गया था। यस सर। आगे बढ़े, जी सर। चलो। यस सर। बैलेंस शीट क्या होता है बताओगे? बैलेंस शीट क्या होता है? सर जिसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन पता चले और लिस्ट होती है एसेट और लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट वो होती है, बैलेंस शीट हमें बताती है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट हमें बताती है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है? बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? बैलेंस शीट के अंदर आता है एसेट्स, बैलेंस शीट के अंदर आता है लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के अंदर आता है कैपिटल। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कशन किया था पूरा बैलेंस शीट का, आपको पता भी होगा। समझ आ गई? जी सर। हाँ, बैलेंस आगे शीट सर। हमें क्या बताती है, एक कंपनी के ट्रू अफेयर्स को बताती है कि कंपनी की पोजीशन एक्चुअल में क्या है, जिसके बेसिस पे फिर क्या करते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो बैलेंस शीट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? एनी डाउट? जी सर। नहीं सर। एसेट क्या होती है? एसेट, एसेट क्या होती है? सर इस टाइप का रिसोर्स होगा एसेट का जो मतलब बिजनेस होता के है, करने पर्पस के लिए हाँ, यूज किया एसेट जाती है। मींस द कंपनी की हर वो टेंजिबल एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट्स विच इज यूज्ड बाय द कंपनी, विच इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर जनरेटिंग द प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर जो भी टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट्स कंपनी के द्वारा यूज की जाती है, उसे बिजनेस की क्या बोला जाता है, एसेट बोला जाता है। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? दो तरह की एसेट होते हैं हमारे पास, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जी सर। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? लैंड में सर जो फिजिकल प्रेजेंस हो जिसको अपन टच कर सकते हैं, प्लांट मशीनरी टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बिल्डिंग्स। जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी एक फिजिकल प्रेजेंस होती है। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या होती हैं? ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं। बिल्डिंग, प्लांट्स, जी सर। फर्नीचर्स, ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनको ना तो हम टच कर सकते, ना हम देख सकते, बस उनकी क्या होती है, एक वैल्यू होती है। उन एसेट्स की क्या होती है, वैल्यू होती है। अब इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या चीज आती है, बात करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है कंपनी की गुडविल, कंपनी ब्रांड नेम, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,
ये सब क्या आता है, ये आता है इंटेंजिबल एसेट के अंदर। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ जी सर। जी कोई सर। डाउट? नो। नो सर। आगे बढ़े। जी सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या लग रहा है, क्या कर सही तो है, और क्या बोल रहे हो? तो वो दब के ही पड़े हैं। हाँ क्या? कल के ही पड़े हैं, आते ही अपना ना पूछो कितनी देर में आओगे, कहाँ रह गए? पता है 3 दिन बस चेंज करके आना पड़ा मुझे। तो किसने कहा था 3 दिन बस चेंज करने के? उसको नहीं आ गया मैच ना होता था। हाँ, तो जो क्या होता है, जो गुडविल होती है, जो हमारा पेटेंट होता है, जो हमारा कॉपीराइट होता है, और जो ब्रांड वैल्यू होती है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड ब्रांड होता है नाम, नाम, गुडविल, इसकी एक वैल्यू होती है। और ये कंपनी की क्या होती है? कोई किसी को अपना ब्रांड बेच देता है, इट मीन्स उसने अपनी गुडविल बेची है। ये हमारी इंटेंजिबल एसेट के अंदर आती है। क्लियर है? तो ये सारे का सारा क्या होता है, ये सारा हमारा इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट? ठीक है। तो सर ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी क्या है कि कई बार क्या होता है, आपकी कंपनी के अंदर किसी, हो सकता है किसी ऐसी बड़े ब्रांड की क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, ब्रांड इक्विटी। कई बार क्या होती है, कंपनी होती है, कई बार कंपनी क्या कहती है कि दे आर अवर इन्वेस्टर्स, वो किसी का नाम लेते हैं ब्रांड के तौर पे। रिलायंस हमारा इन्वेस्टर्स है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी इन्वेस्टर्स हैं। दैट्स कॉल्ड ब्रांड इक्विटी, कि भाई हमारा इक्विटी एक तरह से ब्रांड है जिसके बारे में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है एक ब्रांड के अंदर है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ। अब उसके हाँ बाद जी जी। होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। हमने ये चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है। एसेट्स दो तरह की होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? दो तरह की होती हैं। एसेट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होती हैं, बताओगे? ऐसी एसेट, मैंने आपको बताया भी था, क्या होती हैं करंट एसेट्स? क्या मीनिंग होता है करंट जिसकी एसेट्स वैल्यू का? रियलाइज हो जाती है जल्दी भाई 12 मंथ ऐसी में रियलाइज होती है एसेट्स जिसकी वैल्यू जो रियलाइज्ड हो जाती हैं विद इन 12 मंथ। विद इन दी पीरियड ऑफ 12 मंथ। ऐसी एसेट्स जो रियलाइज हो जाती हैं विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर, उनको 12 बोला मंथ। जाता है करंट एसेट्स। प्राइमरी इन एसेट्स को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इन एसेट को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के पर्पस के लिए। इन एसेट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। समझ आ गई? करंट एसेट क्या होती हैं? वो जी सर। एसेट जिनको रियलाइज किया जाता है, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज
किस पर्पस के लिए, मतलब जो विद इन 12 मंथ के लिए के अंदर अंदर रियलाइज हो जाते हैं। जैसे हमारी इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री हमारा क्या हो गया, कैश हो गया, कैश बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर अवर करंट एसेट्स, जो अगर 12 महीने के पीरियड के अंदर क्या हो जाते हैं, रियलाइज हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट। करंट एसेट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को बोला जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स। इट इज ड्यू टू बी, करंट एसेट जो है रियलाइज कितने पीरियड के अंदर हो जाती है, विद इन 12 मंथ, ये रियलाइज हो जाती हैं 12 मंथ के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर कैश आता है, कैश इक्विवेलेंट आता है, समझ आ गई। तो ये सारी की सारी होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट अदर देन करंट एसेट, जितनी भी एसेट होती है, नॉन करंट एसेट क्या होता है, अदर देन करंट एसेट, जितनी भी एसेट होती हैं, अदर देन करंट एसेट, जितनी भी एसेट होती हैं वो होती हैं नॉन करंट एसेट, वो होती है नॉन करंट एसेट। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात, कोई डाउट? आगे बढ़े। जी सर। करंट इन्वेस्टमेंट का पता है क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कितने पीरियड के लिए होती हैं, लेस देन 12 मंथ। आपने 11 महीने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल के लिए किया, 1 साल से ऊपर के लिए नहीं है। मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने, जिनका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, लेस देन 1 ईयर, वो होती है करंट इन्वेस्टमेंट, जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जैसे 3 साल के लिए कोई आपने कर दी, 3 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, ये होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने किसी करंट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल, आपने क्या किया, कोई शेयर्स में शेयर्स एक्वायर कर लिए, 3 महीने बाद शेयर सेल कर दिए, इट इज करंट इन्वेस्टमेंट। आपने कोई एफडी करवाई 5 साल के लिए, इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स कॉल्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। समझ आ गई, कोई डाउट? जी सर। नो। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स, डेटर्स मीन्स हमारे कस्टमर। डेटर्स बेसिकली क्या होता है, ट्रेड के लिए यूज किया जाता है वर्ड, भाई just sum total or aggregate amount which the customer own to the business for the purchase of good on credit or service rendered or in respect of other contractual obligation। आपने उधार में किसी को माल बेचा तो कस्टमर क्या बनेंगे आपके, वो आपके डेटर्स बनेंगे। क्लियर है? एनीथिंग which you have made any sale in the credit, the customer will be the debtor. There are 3 types of debtors. Good debtors, भाई जो अपना पैसा क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, जो पेमेंट कर देते हैं पैसे। डाउटफुल क्या होते हैं, जिनके ऊपर डाउट होता है कि भाई शायद इनसे पैसा ना आए। बैड डेट्स क्या होते हैं, जो अपना पैसा मार जाते हैं। क्लियर है? हाँ के बढ़िया। हाँ जी सर। तो ये होते हैं आपके डेटर्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, फिक्टिशियस, एक्चुअल में वो कोई एसेट नहीं होती, एक्चुअल में फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक एसेट्स, मतलब एक्चुअल में वो कोई एसेट्स नहीं होती, ना ही वो किसी
टेंजिबल एसेट्स में आती। एक तरह से ये किस तरह की एसेट्स होती हैं, जैसे हम प्रोविजंस बना देते हैं ना, प्रोविजन, जितने भी प्रोविजंस होते हैं एसेट्स के अंदर, जितने भी प्रोविजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, ये सॉरी प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, ये सारे का सारा किस में आता है, दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर, फिक्टिशियस होता है ये, समझ आ गई। ऐसे प्रोविजन जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया, जिनको आप क्या दिखाते हो, एसेट साइड में दिखाते हो, तो जिन प्रोविजंस को आप एसेट साइड में दिखाते हो और जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया, वो होते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स। आपसे वो पूछ सकते हैं बताओ फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी है, तो आप बताओगे प्रोविजंस, जितने भी प्रोविजंस हैं एसेट्स के अंदर, जितने भी प्रोविजंस आते हैं, कोई भी प्रोविजंस आ गया, लॉन्ग टर्म एसेट का प्रोविजन, शॉर्ट टर्म एसेट्स का प्रोविजन, डेटर्स का, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन, और कोई डिस्काउंट आप दे रहे हो क्रेडिटर्स को, उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस, डेटर्स के रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस, तो वो सारा क्या होता है, आपका फिक्टिशियस एसेट्स होता है। समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ये आपका चैप्टर नंबर 1, ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ये आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है, और ये आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? वेस्टिंग एसेट्स, भाई वो एसेट जिनका यूज करते करते वो वेस्ट होती जा रही है, ऐसी एसेट्स जिनका आप यूज कर रहे हो बट द एसेट्स इज गोइंग टू बी वेस्टिंग। सारी एसेट जिनकी वैल्यू एक टाइम के बाद रिड्यूस होती जाती है, वो होती है वेस्टिंग एसेट्स। आप माइंस हैं आपकी, खदाने, खदानों से कोयला निकाल रहे हो, खदानों से आप कोई आपकी डायमंड्स की कोई खदानें हैं, सोने की कोई खदानें हैं, जितना आप उनसे चीजें निकाल रहे हो, माइंस आपकी क्या है, दिस इज योर एसेट, बट उनकी वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएटिंग। जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं सब सारी क्या होती हैं, वेस्टिंग एसेट्स होती है। जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, वेस्टिंग एसेट्स होती हैं, कि भाई जितना यूज करोगे उतना ही उनकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। समझ आ गई? जी सर। हाँ, सर ऐसे तो मशीनरी भी होगा कि एक टाइम पे हो। हाँ, क्या कह रहे हो मंशा? सर ऐसे तो वेस्टिंग एसेट में मशीनरीज भी आएंगी, क्योंकि उनकी भी डेप्रिसिएशन होने लगती है वैल्यू। इसके अंदर तकरीबन वही वैल्यू आती है। देखो वेस्टिंग एसेट्स क्या है, आपकी वो एसेट जो वेस्ट होती जा रही है, जो खत्म होती जा रही है। अब वेस्टिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी डेप्रिशिएबल आ सकती है, कोई गाड़ी आ सकती है, कोई मशीनरी आ सकती है, कोई माइंस आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है भाई, जिसको जितना यूज करोगे वो खत्म होती जाएगी। ठीक है ना? ठीक है जी सर। हाँ, लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी, व्हाट इज लाइबिलिटी? आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वो चीज होती है विच इज टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर। जो फ्यूचर में आप कोई सेटलमेंट करोगे किसी ऑब्लिगेशंस का, उसे बोला जाता है लाइबिलिटी। ऐसा पैसा जो आपको लोगों को देना है, आपने लोगों से किसी भी तरह से आपने उधार ले रखा है, कुछ भी देना है जिसकी लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज होगी। आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है जो आपको पे कर रहा है, हाँ, तो ये सारे का सारा क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी दो तरह की लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी।
शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। हाँ। लाइबिलिटी क्या होती है भाई? कोई भी ऐसा पैसा जो आपने एज अ फॉर्म ऑफ लोन ले रखा है, कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जिसको आपको पे करना है, और उसे बोला जाता है लाइबिलिटी। आपने कोई बैंक से लोन ले रखा है, आपने कहीं से किसी दूसरे पर्सन से लोन ले रखा है, डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन, इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होता है? ऐसी लाइबिलिटी जिनका रिपेमेंट पीरियड क्या होता है? 12 मंथ होता है या उससे कम विद होता इन है। 12 मंथ। ऐसी लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी विच इज, ऐसी लाइबिलिटी जो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या हो जाती है, एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर क्या हो जाती है, सेटल्ड हो जाती है। ऐसी लाइबिलिटी जिनका रिपेमेंट पीरियड क्या होता है? लेस देन 12 मंथ होता है, वो सारी की सारी क्या है? दिस इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। यस सर। दूसरा कौन सा होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी। अब ये नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है? अदर देन करंट लाइबिलिटी जितनी भी लाइबिलिटी होती है जिनका रिपेमेंट पीरियड मोर देन 12 मंथ होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो वो सारे का सारा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? बताएगा कोई? कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी? बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मंशा, सिमरन, आवाज आ रही है मेरी आपको? सौरभ, मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ। मंशा, तुम कहाँ गायब हो गई? ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ। जी सर। क्या कहाँ बोल रहे थे आप? कहाँ बात चले कट गए? रही थी। मैं कब का पूछ रहा हूँ। कंटीजेंट आपकी लाइबिलिटी, आवाज नहीं आ रही। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, मुझे बताओगे? हाँ, बताओ। कंटीजेंट सर लाइबिलिटी। ये डिपेंड होती है आउटकम पे, इवेंट्स ऑफ द आउटकम पे। हाँ, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। आपको अनसर्टेनिटी है भाई, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। आपको लगता है क्या पता फ्यूचर में मेरे अगेंस्ट कोई केस हो जाए, उसको बोला जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। उसको क्या बोला जाता है? कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो ऐसी लाइबिलिटी जो एक डिपेंड करती है कि भाई अगर कोई चीज हुई तब क्या पता मेरे ऊपर वो ऑब्लिगेशन आए, अगर नहीं होती तो नहीं आए। भाई, मंशा ने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, सिमरन ने गारंटी दे दी। भाई अगर मंशा ने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगी, सिमरन ने गारंटी दे दी। अब सिमरन की जो ये लाइबिलिटी है ये कंटीजेंट है, कंटीजेंट है। हो सकता है कि सिमरन को पे ना करना पड़े, अगर मंशा ने पे कर दिया तो सिमरन को पे ना करना पड़े। तो यहाँ पे सिमरन की जो ये लाइबिलिटी है, सिमरन की जो ये ऑब्लिगेशन है, दिस इज कॉल्ड
क्या बोला जाता है इसको? कंटीजेंट। समझ आ गया यहाँ तक? कंटीजेंट क्लॉज। हाँ, तो ये कंटीजेंट बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। आपसे टर्म्स पूछ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जितना भी मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया, इसमें से आपको 5 नंबर का कोई भी टर्म्स पूछ सकता है। डिफाइन करो इन टर्म्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसको छोट लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? जी सर। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर कैपिटल? कैपिटल ऐसा अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के ऊपर ओनर द्वारा। कैपिटल जो होता है, कैपिटल मीन्स द अमाउंट which is invested by the shareholders, which is invested by the owners। मंशा हो गई, सिमरन हो गई, सौरभ हो गया। इन्होंने 5-5 लाख रुपए लगा के, इन्होंने 5-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी ABC लिमिटेड। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जब कलेक्ट हो गए और ये बन गए 15 लाख रुपए, इस कलेक्टेड अमाउंट को क्या बोला जाता है? इस इन्वेस्टेड अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल। और ये वाला बन जाता है द पार्ट ऑफ कैपिटल कॉल्ड द शेयर। द पार्ट ऑफ कैपिटल कॉल्ड द शेयर। शेयर इज द शेयर इन द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कैपिटल इज द अमाउंट इन द इन्वेस्ट in a business by the owner. It may be form of cash, it may be form of good or any other asset which the proprietor or partner of business invest in the business, है ना? Capital is the that amount which is required for the business। क्लियर है? समझ आ गई? एनी डाउट? यस सर क्लियर है। कोई डाउट? सौरभ समझ आ रहा है जो अभी तक मैंने समझाया? नो सर। क्लियर है सौरभ? आवाज नहीं आ रही आपकी ब्रदर? चलो आगे बढ़े। जी सर। ड्राइंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग? कोई भी पैसा कंपनी में, सर विड्रॉ करना। हाँ, जब कंपनी के ओनर कोई भी पैसा निकलवाते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसे बोला जाता है ड्राइंग। ड्राइंग मीन द अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज, दैट्स कॉल्ड द ड्राइंग। इट इज कॉल्ड ड्राइंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ फर्म इज पेड फ्रॉम द बिजनेस, इट्स कॉल्ड ड्राइंग। भाई कोई लाइफ इंश्योरेंस, मान लो सिमरन हो गई और कंपनी के अंदर से ABC लिमिटेड के अंदर से सिमरन के इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा पे किया गया, तो ये पर्सनल है। इट कॉल्स द ड्राइंग, ड्राइंग अमाउंट। समझ आ गई? जी सर। हाँ, और जो भी पार्टनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो ऐसा करने से उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। इन केस ऑफ ड्राइंग द इन केस ऑफ ड्राइंग क्या होता है? जो कैपिटल होती है, जो ओनर का शेयर्स होता है, वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। पहले मान लो सबके पास इक्वली था, 30% लगा लो, 33.33% तीनों के पास था। मंशा कि 5 लाख में से सिमरन ने निकाल लिया कितना? लगा मान लो 2.5 लाख रुपया निकाल लिया, तो इसकी परसेंटेज भी वहीं पर हाफ हो जाएगी। समझ आ गई? इसकी परसेंटेज भी वहीं पर आधी हो जाएगी, तो इसकी जो ओनरशिप है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? समझ आ रहा है? जी सर। नेटवर्थ क्या होता है? हाँ जी सर। नेटवर्थ का मतलब होता है
the difference of the assets and liability, the difference of total assets and total liability called the net worth. net worth का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल लाइबिलिटी को माइनस करोगे, जो भी डिफरेंस आता है उसे बोला जाता है नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नेटवर्थ फाइनेंशियल पूरी आपकी पोजीशन बताती है। जितनी ज्यादा कंपनी की नेटवर्थ होती है उतनी ही ज्यादा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है। समझ आ गई? नेटवर्थ शो द फाइनेंशियल पोजीशन, हायर द नेटवर्थ, हायर द नेटवर्थ stronger the financial position of the company। समझ आ गई? higher the net worth, stronger the financial position of the company। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? हाँ जी। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिनको आपको पैसा देना है। भाई वो पर्सन जिसने जिनसे बिजनेस ने क्या लिया है, पैसा लिया है। कोई सी भी बिजनेस एंटिटी ने, मान लो कंपनी है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक क्या है कंपनी का? क्रेडिटर। क्रेडिटर बैंक कंपनी का। मान लो आपने किसी को उधार में माल क्या किया, परचेज किया किसी से, आपने किसी से माल परचेज किया, तो भाई आप क्या हो? उसके क्रेडिटर हो। क्लियर है? समझ आ गई? पूरी की पूरी डेफिनेशन ये समझ आ गई? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो, डेफिनेशन ठीक थी, क्लियर थी। आपसे 5 नंबर का पूछा जा सकता है इन डेफिनेशन के बीच में से। पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है, किस तरह की डेफिनेशन है, बताओ कैसे है, क्यों है, किस तरह से। तो ये पूरी डेफिनेशन थी। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपसे डेफिनेटली डेफिनेशन का कुछ ना कुछ आ जाएगा, टर्म्स एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम ये हमारा जो ओल्डेस्ट सिस्टम था फॉर अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम जो था ये ओल्डेस्ट सिस्टम था अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का ये ओल्डेस्ट सिस्टम था। पहले क्या करते थे बनिया लोग? बही खाता देखा है? बही खाता, बही देखी है? बही, वो रेड रेड कलर की बुक। हाँ जी। सर देखा नहीं है, बस नाम सुना है। बही होती है वो रेड कलर की पूरी मोटी सारी बुक होती है। बनिया लोग जिसके अंदर अपना क्या रखते हैं? उधारी कितनी की हुई, माल कितने का बिका, डेली की रिकॉर्ड, अकाउंट मेंटेन करते हैं, है ना? तो ये होता था उसमें। वो क्या करते थे, जैसे हम माल लेके आ रहे हैं, जैसे मंशा ने दुकान से अपना खाता ओपन करवा रखा था, तो बनिया ने, दुकानदार क्या करता है, दुकानदार वही खाते के अंदर आपका एक अकाउंट ओपन कर देता है आपके नाम से, मंशा के नाम से, मंशा। और वो उसमें क्या है, जैसे आज आपने माल परचेज किया, आप दुकान पे गए, दुकान पे से आपने क्या कर लिया, राशन पानी जो भी था परचेज किया। परचेज करने के बाद मान लो आपने उधार पे लिया, तो वो लिख देगा आज की डेट डाल के, भाई इतने रुपए की उधार हुई। आपने कैश दिया तो कैश ऐड कर देगा, तो टोटल कर देता है फिर वो लास्ट में कि भाई इतना आपका बैलेंस है। ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जब एक ही लाइन में सब कुछ चल रहा हो, प्लस माइनस एक ही लाइन में किया जा रहा हो। आज इतने का माल बेचा, आज इसने क्या लिया, मान लो आज इसने क्या कुछ भी लिया, इसने आटा लिया, आटे का डाल दिया, कितने रुपए का लिया, 100 रुपए का लिया। कल इसने गेहूं ली,
कितने की ली? 200 रुपए की ली। चावल लिए कितने के लिए? 100 रुपए के लिए। आज ये कैश दे के चली गई, इसने कैश सबमिट कर दिया, तो कैश आपके एंट्री डाल के जितना आपका था उसमें कैश आप ये कर दोगे, ऐड कर दोगे, भाई इतने की माइनस होगी, 500 रुपए देगी है ये, तो 500 बैलेंसिंग आ गया। फिर उसके बाद ये चलता रहता था, ये पूरा सिंगल एंट्री में चलता रहता था। समझ आ गई मेरी बात? इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते थे, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम सिर्फ कैश एंट्री को ही ऐड करते थे, सिर्फ कैश से रिलेटेड जो एंट्री हुआ करती थी, बाकी कोई भी एंट्री इसके अंदर हम नहीं कर पाते थे ओल्ड अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। पढ़ लेते हैं एक बार, आपको और ज्यादा इलेबोरेट हो जाएगा क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। भाई डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, डेबिट और क्रेडिट होती है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ऐसा ही करते हैं ना डबल एंट्री सिस्टम में, एक साइड डेबिट की होती है एक साइड क्रेडिट की होती है। हाँ जी सर। सिंगल एंट्री सिस्टम में वो सिस्टम ही नहीं था, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं था, प्लस माइनस करते जाओ बस, जो इनकम आई ऐड कर दो, जो खर्चा हुआ माइनस कर दो, जो इनकम आई ऐड कर दो, जो खर्चा हुआ माइनस कर दो, इस तरह से चलता था खाता। तो इससे कंफ्यूजन होती थी। कंफ्यूजन क्यों होती थी? क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ही बात करते थे, बाकी सारी जो चीजें हुआ करती थी उनको हम कंसीडर ही नहीं करते थे। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम था ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बताता था, ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बताता था कि कंपनी को या किसी बिजनेस एंटिटी को कितना एक्चुअल में लॉस या प्रॉफिट हुआ। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग ऑल्सो नोन एज सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ बुक कीपिंग दैट रिलाई अपॉन द वन साइडेड अकाउंटिंग एंट्री टू मेंटेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग था वो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इसको बोला जाता था, जिसमें सिर्फ एक ही साइडेड पे क्या होती थी, एंट्री होती थी, एक ही साइड पे हम क्या करते थे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते थे। जिस तरह से क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक अकाउंटिंग में, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग का, उसमें दो चीजें होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है ना। हम दो चीजें ऐड करते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंगल एंट्री सिस्टम बिल्कुल ही लीनियंट सिस्टम था, वो एग्जैक्ट चीज शो ही नहीं करता था। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम हर एक चीज को अच्छे से ऐड करते हैं, हर एक चीज को अच्छे से मेंटेन करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉपरली अकाउंटिंग के प्रिंसिपल लगते हैं, अकाउंटिंग के रूल लगते हैं, जो हमें प्रॉपर पिक्चर दिखाता है। समझ आ गई? जी सर। हाँ। अब एक अकाउंटेंसी कोलर, कोलर एक बुक है, कोलर की अकाउंटेंसी ने क्या बोला है बात करते हैं। कोलर की अकाउंटेंसी में क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। कोलर, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग बाय दी कोलर, कोलर क्या कहता है? कोलर ने बोला कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करती थी और पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करती थी। कैसे? सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बही खाता में सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन होता था और कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही मेंटेन होते थे। जैसे हम कोई क्या लिख देते हैं, कोई हमने बुक मंगा दी, बुक, उसमें हमने मंगा दिया मंशा। आप दुकानदार हो, जैसे क्या है, मैं दुकानदार हूँ, आप कस्टमर हो, आप मेरे पास उधार में माल लेते हो, मैं बुक में आपका नाम लिख देता हूँ मंशा, और मंशा क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और इसमें हम जो ऐड करते हैं, भाई मंशा ने आज इतने का माल खरीदा, मंशा ने आज इतने का राशन खरीदा, मंशा आज इतने पैसे देके चली गई, मंशा फिर दोबारा से इतने पैसे लेके चली गई, सिर्फ इसमें पैसे से रिलेटेड कैश की बात होती थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता था। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो था एक इनकम्प्लीट सिस्टम था अकाउंटिंग का। समझ आ गई? सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट सिस्टम था अकाउंटिंग का, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत पड़ी। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश, नॉन कैश ट्रांजैक्शन सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट एंट्री के अंदर। सिंगल एंट्री सिस्टम समझ आ गया? कोई बताएगा मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में? यस सर। हाँ, सिर्फ वन साइड ही रिकॉर्ड होती है।
हाँ। जो कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपरली नहीं बता पा हम्म। पर्सनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या है, इसका नेम लिखकर पर्सन का उससे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ओनली वन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, समझ आ गई? आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है डबल एंट्री सिस्टम, जो हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम हमारा क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम हमारा क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम, जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम है, इसके अंदर हमारा क्या है वो बात करते हैं। डेबिट, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। हम इस सिस्टम पे काम करते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री अकाउंटिंग, इज मेथड ऑफ बुक कीपिंग दैट रिलाई ऑन टू साइडेड अकाउंटिंग एंट्री, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की दो साइड क्या करती है? एंट्री करती है। किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की दो साइड एंट्री करती है। एवरी एंट्री टू एन अकाउंट रिक्वायर अ कोरस्पॉन्डिंग, भाई ये कहता है कि भाई हर एक डेबिट की क्रेडिट की भी साथ के साथ एंट्री होगी। समझ आ गई? अगर आपने सेल किया, सेल किया, आपके पास पैसा आया, अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास? व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट बट कम्स व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हाँ, अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आया? क्रेडिट। पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। समझ गए मेरी बात? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जी ये सर। होती है भाई कोरस्पॉन्डिंग एंट्री होती है। अगर आपका कोई चीज डेबिट हुई है तो कोई दूसरी चीज क्रेडिट भी हुई होगी, तो दोनों साइड इक्वल एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम है, टू इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड। अगर यहाँ पे 5,000 का आपके पास कैश आया है तो 5,000 का आपसे माल गया भी है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। समझ आ गई मेरी बात? कोरस्पॉन्डिंग एंट्री होती है, यस सर। जी सर। दैट्स कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये है मॉडर्न अकाउंटिंग ऑफ सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, जो सब फॉलो करते हैं। इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी आती है, साथ के साथ मर्सेंटाइल ट्रांजैक्शन भी आती है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी आती है। इन द डबल एंट्री सिस्टम we not only record, we not only records cash transactions but also record the merchantiles, means commercial transaction। merchantiles होता है commercial transactions। क्लियर है? समझ आ गई? डबल एंट्री सिस्टम का समझ आ गया? क्लियर है? तीनों को क्लियर है? कोई डाउट? जी सर। ओके, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। फीचर क्या होते हैं डबल एंट्री के? डबल एंट्री सिस्टम के फीचर क्या है? भाई डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो साइड होती है। एक डबल एंट्री सिस्टम एक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या कंसेप्ट है? भाई अगर एक को फायदा हुआ है ना, दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा। भाई जिसको कुछ मिला है, किसी को हो सकता है फायदा हुआ है तो दूसरे को नुकसान हुआ। एक के पास कैश आया, उसको फायदा हुआ, दूसरे ने कैश पे किया, उसको नुकसान हो गया। ठीक है ना? इसमें क्या करती है पार्टी? गिविंग द वन पार्टी बेनिफिट देती है, दूसरी पार्टी बेनिफिट रिसीव करती है। एक देता है, दूसरा रिसीव करता है। समझ आ गई? क्लियर है?
डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो जी साइड सर। होती है, एक पार्टी देती है, दूसरी पार्टी रिसीव करती है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन दो है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही ट्रांजैक्शन के एज पर डबल एंट्री सिस्टम पहलू होते हैं। एक पहलू होता है डेबिट, एक पहलू होता है क्रेडिट। एक अकाउंट को बोला जाता है डेबिट बैलेंस, डेबिट अकाउंट, एक को बोला जाता है क्रेडिट अकाउंट। हर एक डेबिट की उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल क्रेडिट एंट्री होती है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से आप क्या क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। हाँ यस भाई, सर। कुछ क्या हुआ है, अगर कुछ आपने दिया है तो दूसरे ने लिया है, कोई डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट हुआ है, दोनों ही इक्वल होके यहाँ पर चलती है। समझ आ गई यहाँ तक? फीचर समझ आ गए? आगे बढ़े। हाँ जी सर। एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज का मतलब है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सिंस पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट मेंटेन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, बोथ इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट को ही लेते थे। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? मंशा अकाउंट, इसमें मंशा अकाउंट, पर्सन के नेम पर। हाँ, सिमरन अकाउंट, सौरभ अकाउंट, ये सारे पर्सनल अकाउंट हैं। इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, वो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, काफी तरह के अकाउंट होते हैं, एसेट अकाउंट, काफी तरह के अकाउंट होते हैं इम्पर्सनल। समझ आ गई? जी सर। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट की एक अच्छे से क्या होती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है, जो हमें सिंगल एंट्री सिस्टम से पता नहीं चलती थी। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हमको एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है। जितना पैसा हमारा लगा, जितना पैसा हमें मिला, पूरा एक्यूरेट बताता है हमें डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मिनिमाइज करता है एरर्स को, गलतियों को कम करता है, फ्रॉड को पकड़ता है, डिटेक्ट करता है फ्रॉड्स को, जो सिंगल एंट्री सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता। एरर बड़ी जल्दी से चेक किए जा सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। समझ आ गई? हमें ये भी पता चल जाता है कि किसको हमें पैसा देना है, किससे पैसा हमें लेना है, वो सारा हमें पता चल जाता है, क्योंकि हर एक पर्सन के अलग अलग पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बिजनेसमैन अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल पोजीशन को अपने लास्ट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर कर सकता है। भाई, इस साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल मेरा कितना प्रॉफिट था, वो पॉसिबिलिटी सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम में ही हो सकती है। समझ आ गई? बिजनेसमैन अपने करंट ईयर की परचेज, सेल, स्टॉक, इनकम, एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड को कंपेयर कर सकता है पिछले साल की। भाई, इस साल मेरी सेल कितने की हुई, इस साल मैंने कितने का परचेज किया, इस साल मैंने कितने की इनकम करी, इस साल मैंने कितने का खर्चा किया, पिछले साल मेरा कितना हुआ था, कंपेयर कर सकता है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम में पॉसिबल है। समझ आ गई? क्लियर है? और उसके बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारी डबल एंट्री सिस्टम, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और इसी के बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पॉसिबल है। डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर ही जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को सर्टेन करने के लिए बैलेंस शीट है, उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। डबल एंट्री सिस्टम से हमें यह पता चलता है, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनती है तो उससे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का हमें गवर्नमेंट को हेल्प करती है जानने की कि भाई किस सेक्टर में कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन सा सेक्टर वीक है, ये हमें फाइनेंस बताता है। और जब डबल एंट्री सिस्टम है तभी ये चीजें पॉसिबल है। क्लियर है, समझ आ गई? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट बताओ, आगे बढ़ सकते हैं हम? नहीं सर, नहीं है। जी सर, बिल्कुल। The other stakeholder like supplier, bank can take a proper decision regarding repo credit। मान लो आपको रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रिलायंस के शेयर परचेज करने हैं या किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करने हैं, आप कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे? भाई आप पूरा चेक करोगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी बैंक के पास गई, बैंक उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, बैलेंस शीट पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट चेक करेगा। अगर बैंक को लगा कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है तभी लोन मिल सकता है। अगर इन्वेस्टर को लगा हाँ कि भाई कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। और ये सारा डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है आगे की, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अपनी बैलेंस शीट, वो सारे का सारा किस पे बेस्ड है? वो सारे का सारा बेस्ड है हमारी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। क्लियर है, समझ आ गई? लिमिटेशन क्या है? ओके, लिमिटेशन क्या है डबल एंट्री सिस्टम की? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? डबल एंट्री सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? भाई ठीक है, ये एरर तो बताती है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट एरर नहीं बताती। पहला तो ये है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम के कंपैरेटिवली एरर बताती है, लेकिन ये भी 100% एक्यूरेट एरर नहीं है। पहला तो ये है, ये सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के एरर बता सकती है। डबल एंट्री सिस्टम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के क्या बता सकती है, एरर बता सकती है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल नेचर की जो एरर है वो डबल एंट्री सिस्टम नहीं बता सकती है ना। डबल एंट्री सिस्टम को प्रिपेयर करना कॉस्टली है, कॉस्टली है। क्लियर है? तो इसी करके, क्योंकि अकाउंटिंग के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जिसको मेंटेन करना कई बार क्या होता है, नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ये थोड़े से इसके ड्रॉबैक हैं, बाकी आपका बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, तो ये सारे का सारा इसमें कवर होता है। समझ आ गई? क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इसको इतना ही करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हमारी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के में दो क्लास जाएगी।